नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। लगातार मजदूरों की चर्चा चल पड़ी है। आजकल हर राजनीतिक दल मजदूरों की बात कर रहा है। मजदूरों पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है आधिकारिक रूप से। क्यों? क्योंकि लगातार मजदूरों की तकलीफ का चर्चा हुआ। हमने आपको मजदूरों की तकलीफ बताई। हमने आपको बताया कि कैसे उस तकलीफ के सामने आने के बाद निर्णय लिया गया कि श्रमिक एक्सप्रेस चलेगी। अनेक राज्यों से मजदूरों को लेकर आया जा रहा है उत्तर प्रदेश, इसके लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। फिर हमने आपको मजदूरों की शिकायत भी दिखाई कि उनसे पैसे लिए गए हैं। और उसके बाद राजनीतिक बयान आने शुरू हुए। एक के बाद एक बड़े नेता इस जंग में कूद पड़े। सबने एक के बाद एक बयान दिए। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम बातों को सुनकर निश्चित रूप से आहत थे। वो मीडिया के सामने आए, कैमरे के सामने उन्होंने जो कुछ कहा। आज बात की शुरुआत उन्हीं के बयान के साथ। 18 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 2 बार का खाद्यान्न वितरित हो चुका है। तीसरी बार का खाद्यान्न वर्तमान में उन्हें प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में प्रदेश सरकार ने अब तक निराश्रित जो श्रमिक हैं, गरीब हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं, ऐसे 30 लाख से अधिक गरीबों को भरण पोषण भत्ता, प्रदेश सरकार 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दे रही है। उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 88 लाख मनरेगा के मजदूरों को बढ़े हुए पारिश्रमिक से उन्हें भुगतान किया जा रहा है और उन्हें वर्तमान में 14 लाख से अधिक मनरेगा के श्रमिक वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 88 लाख से अधिक पेंशन धारक, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, इससे आच्छादित होकर के 2-2 महीने की पेंशन की राशि एडवांस उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है, ये बहुत दुखद बात है, इस वक्त हो रही है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम बयानात आए हैं, ट्वीट्स किए गए हैं, तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट्स दिखाते हैं। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं। पूरे देश में भाजपा ये कहते घूम रहे हैं कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लिए, जबकि देश भर में बेबस मजदूर अपने टिकट दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये टिकट नहीं है तो क्या बंधक मजदूरों को छोड़ने पर ली गई फिरौती की सरकारी रसीद है? गरीब विरोधी भाजपा का अंत शुरू। इतना बड़ा बयान दिया, इतना बड़ा अटैक किया। अब मायावती की बात आपको दिखाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी। बीएसपी की यह मांग है कि ऐसी स्थिति में बीएसपी का यह भी कहना है कि सभी सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का ट्वीट देखिए आप। 40 दिन बीत चुके हैं, मजदूरों के पास न काम है, न पैसा, न राशन। सरकारी मदद ढंग से नहीं हो पा रही है। ऐसे में उनके साथ करुणा भरा व्यवहार तो किया ही जा सकता है। उनके ऊपर इतना दबाव मत बनाइए कि वो आहत हो जाएं। इनकी व्यवस्था करके सही जानकारी देना और घर पहुंचाना सरकार का फर्ज है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। इससे पहले कांग्रेस कह चुकी है, सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि कांग्रेस पैसा देगी टिकट का अगर मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है तो। और देखिए आज भी ये सब कुछ जारी रहा। नतीजा यह कि मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा। तो क्या मजदूरों पर राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है तो इसका मकसद क्या है? कहाँ तक जाएगी ये बात? क्या मजदूरों का कोई फायदा है कि नहीं है? आइए इस बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, कांग्रेस नेता विनोद बंसल, प्रयागराज से मजदूर नेता डॉक्टर आशीष मित्तल और वाराणसी से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश राय। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। और चूंकि बात मजदूरों की हो रही है, चूंकि बात मजदूरों के हितों की हो रही है, इसलिए इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल यहां पर रिएक्शंस लूं, भाजपा और विपक्ष से बात करूं, मजदूर नेता डॉक्टर आशीष मित्तल हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष मित्तल, आज बात की शुरुआत आपसे ही होगी। आज मजदूरों की बात से ही बात करेंगे हम। डॉक्टर मित्तल, हमारे दर्शकों को बताइए
कि ये जो तमाम बयानात हैं, पहला मेरा सवाल ये है, इससे मजदूरों का कोई फायदा है कि ये कोरी राजनीति है? एक बात। और दूसरी बात ये कि मजदूरों की समस्या वाकई है क्या जिसको एड्रेस किया गया है और जिसको एड्रेस नहीं किया गया है? डॉक्टर मित्तल। धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मजदूरों की जो वास्तविक समस्या है उसको संबोधित ही नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने 14 लाख लोगों को मनरेगा में काम दिलाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 3 करोड़ लोगों को काम की ज़रूरत है। ये जो 14 लाख हैं, इनमें से कुछ लोगों को कुछ दिन काम मिला है और बाकी लोगों से कहा गया है कि बारी बारी से काम दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य की योजनाएं ही नहीं हैं गांव के अंदर। मनरेगा में केवल कुछ सड़क खोदना, कुछ नहरें खोदना, कुछ तालाब खोदना या खेतों की कुछ मेड़ ठीक करने का काम है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को मनरेगा के द्वारा गांव में सबको लोगों को काम देना है तो गांव के मौलिक विकास की योजनाएं आनी होंगी, आवास की, नागरिक सुविधाओं की, अस्पताल बनाने की, स्कूल बनाने की। ये योजनाएं जब तक सरकार नहीं लेगी, आवास बनाने की, छतों पे सौर ऊर्जा लगाने की, पशुपालन केंद्र बनाने की, जब तक गांव के विकास को केंद्र में नहीं रखेंगे और कॉरपोरेट की नीति के आधार पर कुछ बड़े अड्डों का विकास होगा, तब तक गांव रोजगार नहीं दे सकता। यही कारण है कि करोड़ों मजदूर गांव छोड़कर बड़े महानगरों में जाते हैं काम। ये तो बहुत बड़ी बात डॉक्टर मित्तल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सर मैं इसलिए रोक रहा हूं, ना मैं इसलिए रोक रहा हूं सर, इसलिए यहां पर रोकने को मजबूर मैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा विषय उठा रहे हैं। ये वर्तमान में उत्पन्न हुई समस्या नहीं है, ये तो सिलसिलेवार तरीके से जो अलग अलग सरकारें आई, उनकी नीतियां बनी, उसकी वजह से समस्या उपजी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोरोना काल में जो मजदूरों की समस्या है, जो उनकी कठिनाई सामने आ रही है, वो कितनी ठीक है और उसमें जो सुधार की बातें की गई हैं वो कितनी ठीक है? उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, संख्या गिना रहे हैं। एक मजदूर को महीने भर की खुराक 15 किलो अनाज की होती है। ये WHO और ICMR के आंकड़े हैं। अच्छा। लेकिन 5 किलो से किसी का पेट नहीं भर सकता। और जो 1000 रुपये महीने में ट्रांसफर कर रहे हैं उससे कोई खर्चा नहीं चलता है जी। दूसरा सवाल आपने पूछा था, जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, परसों से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि झबुआ में करीब करीब 10,000 लोग वहां पर बसें करके आए थे गुजरात से। उनको परमिशन मिली थी, लेकिन झबुआ के कलेक्टर ने यह बात कही है कि हमको आदेश मिला है फोन पे कि इनको रोक दिया जाए। वो वहां पर मैदान में खेतों में पड़े हुए हैं। आज उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। ये सारी खबरें जगह जगह से आ रही हैं, मैं नाम नहीं गिना रहा, लेकिन मजदूरों को आने नहीं दिया जा रहा है। जी जी। ये ऐसा अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि ये सारे मजदूर 10,500 रुपये महीने के हिसाब से काम कर रहे थे। या तो रवैया सरकार का ये है कि या तो बहुत सस्ते मजदूर के रूप में काम करें, वरना सरकार उनको खाना तक नहीं देगी, उनको आने तक नहीं देगी। जैसे मान लीजिए वीसा की व्यवस्था हो, जैसे एक देश से दूसरे जाने के लिए वीसा लेना पड़ता है, वैसी व्यवस्था सरकारों ने बना दी है। क्योंकि सरकारों को डर है कि अगर ये करोड़ मजदूर वापस आ गया तो ये गांव के अंदर हल्ला मचाएगा, और सरकारों के पास गांव में काम देने के लिए है ही नहीं, तो कैसे टालेंगे। बहुत सारे गांव से खबरें आ रही हैं कि राशन कम दिया गया है। अगर ऐसा था तो इतने मजदूरों को लाया क्यों गया? डॉक्टर मित्तल, मेरे मन में सवाल आ रहा है, सभी के मन में सवाल होगा, लाखों मजदूरों को वापस तो लाया गया है ना, ये फैक्ट है। मजबूर हैं क्योंकि इन्होंने मजदूर चल दिए थे, इनके कहने से रुक नहीं रहे थे। अच्छा, ठीक। इन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उनको 14 दिन के सर अब इसी बात पर जवाब ले लेते हैं। अब इसी बात पर देखिए, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, ठीक सर, ठीक। चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और उसके प्रतिनिधि यहां चर्चा में है, हीरो वाजपेयी साहब, स्वागत आपका वाजपेयी जी। देखिए, आपने तमाम बयानात देख लिए, उसमें मुख्यमंत्री जी का बयान शुरू में था, उसके बाद ट्वीट्स आपने देखे और अभी डॉक्टर मित्तल की बात आपने सुन ली। मजदूरों की तकलीफ है, ये हम सब मानते हैं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई राजनीतिक मतभेद है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे डॉक्टर मित्तल प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, विपक्ष भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, इस समय इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और संतुष्टता और असंतुष्टता की बात सरकार के संसाधनों पर, सरकार ने जो निर्णय लेने शुरू किए उसके आधार पर होनी चाहिए। जब पहला लॉकडाउन हुआ, फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ और तीसरे लॉकडाउन से छूट मिलनी शुरू हुई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया कि हम अपने मजदूरों को वापस लाएंगे, हम अपने छात्रों को वापस लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पहले ये कार्रवाई शुरू की और हम उसमें अग्रणी भी हैं। हम लगातार लोगों को ला रहे हैं, लगातार चिंता कर रहे हैं गरीब से गरीब आदमी की। संसाधनों का जितना भी हमारे पास है, सारे संसाधन हमने झोंक रखे, किसी की उपेक्षा नहीं की जा रही। हाँ, राजनीतिक लोगों के पास इस समय कुछ करने को नहीं है, तो हर चीज में मीन मेख निकालने का, और कोई भी व्यवस्था पूर्ण होते होते भी अपूर्ण रहती है जब तक वो पूरी पूर्ण नहीं हो जाती। तो इस तरह की कमियां, लोग इतने बड़े सिस्टम में अचानक करोड़ों मजदूरों को लाना और उनको भोजन उपलब्ध कराना, तमाम चीजें हैं। हो सकता है कहीं किसी पॉकेट में कोई चीज की कमी रह रही हो, पर सरकार और सरकार के अधिकारी इस समय पूरे तन मन से लगे हैं और जो भी उपलब्ध धन सरकार के पास है वो जनता का है और जनता के हितों के लिए सरकार करने के लिए अग्रसर बनी हुई है। किसी को भी कोई कमी हम होने नहीं दे रहे, और जहां भी कोई कमी अगर मित्तल साहब को नजर आती है, कुछ भी लगता है उनको, कोई जानकारियां उनके पास सटीक हैं, तो सरकार को वो दे, सरकार उस पर भी कार्रवाई करे। हमारे लिए हर जान की कीमत है, हर मजदूर उत्तर प्रदेश का निवासी है और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है। अच्छा वाजपेयी साहब, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एक दो सवाल है। अभी आज देखिए एक पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है ताकि उस पर जो लोग राज्य के बाहर से हैं या राज्य के भीतर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जनसुनवाई.nic.in, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना है। फर्ज करिए वाजपेयी साहब कि कोई अनपढ़ मजदूर, जो कि ज्यादातर होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी नहीं होती है कि वो ऑनलाइन चीजों को रजिस्टर कर दें, अब वो जन सुनवाई पोर्टल पे कैसे आके रजिस्टर कर देंगे साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत से लोग कर सकते हैं और बहुत से लोग जानकारियां आपस में एक दूसरे को देके दूसरे से करवा। सरकार की कोशिश है कि तमाम तरीके अपनाए जाएं, किसी ना किसी तरीके से वो व्यक्ति उस रेंज में आ जाए जिससे हमारे तक उसकी सूचना पहुंच सके। तो सरकार जो भी कोशिश कर रही है और लगातार इस पक्ष में कर रही है कि कोई भी व्यक्ति बचने न पाए। जो भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, तौर तरीके हैं, हाईटेक आईटी व्यवस्था है, सबका हम इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। पर यह नहीं कहा जा सकता कि 100% किसी ऐप से, किसी टेक्निक से ही हो जाएगा, लेकिन कोशिश पूरी है सरकार की कि कोई भी तरीका छोड़ा ना जाए जो हमारे लिए जानकारी उपलब्ध करा सकता है, वो जानकारी प्राप्त की जाए। आपकी बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वाजपेयी साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकार पूरे मनोयोग से प्रयास कर रही है, पूरी क्षमता सरकार की लगी हुई है, और अगर कहीं चूक हो जाती है तो उस पर ध्यान दिलाया जाए, उस पर राजनीति न की जाए और उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूं वाजपेयी साहब? बिल्कुल, अवश्य राजन जी, ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार 23 करोड़ नागरिकों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ठीक ठीक ठीक। विनोद बंसल साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं साहब? आपदा काल है। देखिए वाजपेयी साहब ये बात ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार एक आपदा काल में काम कर रही है और इस इमरजेंसी में पक्ष विपक्ष जैसी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। बंसल साहब, अगर कहीं तकलीफ आप देख रहे हैं तो सुझाव दें, अगर वो आपके सुझाव नहीं सुन रहे हैं तो समस्या हो सकती है, तो यहां चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया ही नहीं, तो फिर हम कैसे सरकार को दोषी मान लें? उनके प्रयासों में कहीं कमी रह सकती है। बंसल साहब, सूचना भी नहीं दिया, सूचना भी नहीं जी दिया। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, मेरी बात बात समझ लें जी। सबसे पहले मजदूरों की बात से आपने शुरुआत की है और मजदूरों की समस्या के लेकर ही हम आए हैं। मैं एक बात करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जब परमिशन दी और उसके बाद रेलवे ने रेलगाड़ियां चलाई हैं, तो उसके बाद बताओ किराया कैसे वसूल किया जा रहा है। और कहते हैं कि किराया हमने वसूल नहीं किया, 85% की सब्सिडी दी है। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कि एक किराया सूरत से लेके बरौनी तक जो किराया 715 रुपए, 705 रुपए का किराया, 10 रुपए चार्ज किया गया है। जब ये किराया 15% है तो 85% मिला के ये किराया 4000 से ऊपर हो जाता है। तो कहां सब्सिडी दी है, किसको सब्सिडी दी है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन सरकार अपनी बात कहने में चूक नहीं रही। मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के माध्यम से पैसा वसूल किया है और सब माध्यम से पैसा वसूल कर रहे हैं, पीएम केयर फंड से वसूल कर रहे हैं, लेकिन जब 10 लाख मजदूर नहीं कर रहे हैं, जब रेलवे से आते हैं तो उन पे 1000 रुपए पर, इसको वापस ले लीजिए, 1000 रुपए पर। इस लाइन को वापस ले लीजिए, आप इस लाइन को वापस ले लीजिए। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए तो ठीक रहेगा। किस बात की?
बंसल साहब ठीक है, अब आप इस बात को हटा दिए, पीएम केयर्स फंड में पैसा वसूल नहीं किया जा रहा, ये गलत बात है, ये तथ्यता गलत है। अब आप आगे की बात करिए जी। चलिए मैं बताता हूं आपको, वसूल नहीं किया जा रहा, दिया जा रहा है। हाँ, मान ये लीजिए, ठीक, मैंने मान लिया, वसूल शब्द गलत और है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब 10 लाख मजदूर आते हैं, हाँ 10 लाख मजदूर आते हैं, तो उनके ऊपर 1,000 रुपए के हिसाब से 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। जब आएंगे ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रेलवे से, तो क्योंकि एक में 1200 1250 के करीबन यात्री आ रहे हैं, ठीक ठीक, तो उनसे किराया वसूल किया है। क्या 100 करोड़ की सब्सिडी नहीं दी जा सकती? क्या किराया फ्री नहीं किया जा सकता? अभी देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं 2008 में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, बिहार में आपदा आई तो उन्होंने रेलों को पूरी तरह से फ्री किया और 1100 करोड़ की सब्सिडी दी, जिससे कि मजदूरों को परेशानी नहीं हो, मजदूर अपने घर पहुंचे और उनको परेशानियां उनकी दूर हुई। लेकिन एक बात और बताता हूं, आगरा के अंदर अमूल को दूध की सप्लाई दे दी गई है, जो कि मैं समझ में नहीं आता, जो छोटे छोटे जो कि भैंसों को पालते हैं, जो काम करते हैं, और वो दूध घर पे दे के जाते हैं, उनको अमूल की सप्लाई हो नहीं पा रही और लोग परेशान हैं। और मैं जो जानकारी हुई है, ये मालूम पड़ा है कि अमूल जो है अडानी ग्रुप का एक ग्रुप है। अच्छा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस बात पे आपत्ति ना, ये विषय थोड़ा दूसरा है बंसल साहब, ये विषय थोड़ा दूसरा है, ये विषय थोड़ा सा अलग है। मैं मानता हूं कि ये विषय है, लेकिन विषय थोड़ा सा अलग है। आज की चर्चा से ये विषय अलग है। आपकी बात आ गई सर, आपने टिकट की बात की, आपने मजदूरों की तकलीफ की बात की, उनमें से कुछ बातें हैं सवाल, उस पर मैं बात करता हूं, मैं भी वाजपेयी साहब से उत्तर लेंगे हम। रमेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राय साहब, आपने सारे तर्क सुन लिए, सारे तर्क आपने सुन लिए। देखिए, मजदूर नेता ने अपनी बात कही, सत्ता पक्ष ने अपनी बात कही, विपक्ष ने अपनी बात कही, इसमें से कौन सी बात आपको जायज लग रही है और कौन सी बात आपको ठीक नहीं लग रही है? राय साहब। देखिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने बिना प्लानिंग के जो लॉकडाउन किया, गड़बड़ी वहीं से पैदा हुई है। अगर प्लानिंग के तहत लॉकडाउन हुआ होता तो ये समस्या नहीं होती। प्लानिंग करके सर इन हालात में लॉकडाउन हो सकता था। करने का मौका भी सरकार नहीं दिया है। राय साहब, मैं छोटा सा जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा नेचुरल सा मेरे मन में आ रहा है। और दूसरा चीज, अच्छा, प्लानिंग करके लॉकडाउन किया जा सकता है? हाँ, नहीं ठीक, हाँ ठीक है। जब आप लॉकडाउन तो आप अचानक नहीं किए, आप ये समस्या तो आपको हिंदुस्तान में जनवरी में ही शुरू हो गई थी ना, तो जनवरी से ही, और ये महामारी जो है तब से प्लान किया जा सकता था, नवंबर से ही शुरू हो गई। ठीक राय साहब, ये तो आपको जानकारी थी कि नहीं, तो जब आप देखिए, आप इधर आप लॉकडाउन आपको करना था, तो ऐसा तो नहीं कि अचानक आप लॉकडाउन किए, आपको पता था कि बीमारी फैलने जा रही है देश के अंदर, तो आप लॉकडाउन किए, तो उसकी प्लानिंग आपको करनी चाहिए कि इस लॉकडाउन में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, हमें क्या करना चाहिए, वो आपने नहीं किया। और राजनीति करने का मौका विपक्षियों को सरकार ने खुद दिया। अच्छा, ये जो विपक्ष राजनीति कर रहा है, जिस पर आप कर रहे हैं, तो ये सरकार ने खुद मौका दिया। तीसरी बात आप जानिए, जब मजदूरों को उनको रोजगार नहीं था, उनके पास जो पैसे थे खत्म हो गए, जगह जगह आपने इनके खाने रहने की व्यवस्था की, लेकिन आप सबको नहीं कर सकते थे। यह भी बड़ी व्यवहारिक बात है कि जितने मजदूर हैं बाहर, आप सबको नहीं कर पाए। अब वो जब भूख उनको लगी तो वो सड़कों पर आए, तो जब वो सड़कों पर आए, पैदल चल दिए, तो आपने उनके साथ पुलिस ने रोका, मारपीट भी हुई, तमाम तरह की दिक्कतें हुई। अभी कल ही सूरत में घर जाने के लिए पूरा बवाल हुआ, आगजनी तक हुई, तो पुलिस लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये स्थिति क्यों आई? इस स्थिति के लिए विपक्ष या कोई आदमी जिम्मेदार नहीं, इस स्थिति के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए हम आप पत्रकार भी जिम्मेदार नहीं है, न इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार होगी ना। ठीक बात है। तो सवाल ये है कि ये जितनी चीजें हैं, इसमें सरकार का फेल्योर है। आप समझ लीजिए, सरकार का फेल्योर है, इसमें विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के लोग तो देश भर की बात करते हैं। आप ये तो सही है कि जैसे आपने पैसा लिया आने के लिए रेलवे का, जब श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि पैसा भाड़ा हम देंगे, तब ये अपना बाइक फुट पाया, तब रेलवे ने कहा कि 85% केंद्र सरकार देगी, 15% राज्य सरकार देगी। इसके पहले तो इन लोगों ने नहीं क्लियर किया था। तो आपके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं है। आपने लॉकडाउन कर दिया, उसमें क्या समस्या आएगी, कैसे निपटेंगे, आपके पास कोई योजना ही नहीं थी। आप इस मामले में सरकार को उसका रिजल्ट है कि आप राजनीति हो रही है। ठीक 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 ठीक। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। वापस आते ही हम, राय साहब मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, आपकी बात आ गई, कुछ बाकी रह गई तो ब्रेक के बाद सुनते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते ही हम हीरो वाजपेयी साहब की बात सुनेंगे। ये जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इन पर वाजपेयी साहब का उत्तर सुनेंगे इस ब्रेक के बाद।
वाजपेयी साहब के पास चलेंगे। वाजपेयी साहब, मुझे लगता नहीं कि सवाल दोहराने की जरूरत है, आपने तमाम ओपिनियंस देख ली हैं। आप मुझे लगता है कि अब आप उत्तर दें। देखिए राजेश जी पत्रकार हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं, मनुष्य भी हैं, हो सकता है सरकार से ज्यादा ही नाराज हो, लेकिन जिस भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व जिसकी सराहना कर रहा है, लॉकडाउन जैसे हमने घोषित किया उसका पालन करवाया, पूरा विश्व जिसकी सराहना कर रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार की सराहना प्रदेश के अन्य प्रदेश कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं कि अगर आपको किसी तरह काम करना है तो योगी आदित्यनाथ से सीखिए। मुझे लगता है सब बातें आपने 18 करोड़ को खाना दिया है, हम हैं राशन दिया है, दुनिया के मुकाबले इतना संपन्न राष्ट्र अमेरिका है और वो नहीं संभाल पाया है, वहां कहां दिया है? जमीन पे जाके देखिएगा, जमीन पे देखिएगा किसको खाना दिया है। अच्छा, कितने लोगों को खाना दिया है? गरीब भूखे मर रहे हैं, खाना थैलियां में पैक करके 8 पूरी और सब्जी उसके अंदर फेंका जा रहा है। कहाँ की मतलब वो है? अरे सुन लीजिए कितना बेहतरीन कर रही है, कितना बेहतरीन कर रही है आगरा के अंदर। अरे उनको जवाब दे लेंगे, अरे बंसल साहब जवाब दे लेंगे, बंसल साहब सीनियर आदमी है, बंसल साहब सीनियर व्यक्ति हैं, सुन लीजिए, अरे उत्तर सुन लीजिए। नहीं लगता कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना के खिलाफ वो विश्व में सबसे अच्छे हैं और हम अपने कोरोना से लड़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं कोई कमी नहीं। सरकार आपको 40-36 दिन लग गए मजदूरों के ऊपर फैसला करने में, 36 दिन लग गए आपको, 36 दिन लग गए सरकार को फैसला किया तो किराया ले रहे हैं। जनता पार्टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो 23 करोड़ लोगों की सरकार है। हम भी भारतीय हट जाइए, हमारी भी सरकार है, मत करिए, सवाल पूछने का सुझाव देने का अधिकार हमको है। हम आपसे कह रहे हैं एक एसएन हॉस्पिटल में साक्षी खंडेलवाल, एसएन हॉस्पिटल में साक्षी खंडेलवाल कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है और उसको चूहा ने काट लिया और उसका कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था है तुम्हारी। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? डॉक्टर व्यवस्था को देखोगे नहीं देखेंगे आप, और कैसे लोग परेशान है। लेकिन आप 18 करोड़ को खाना दे रहे हैं, कैसे खाना दे रहे हैं? अभी हम मजदूरों की बात कर रहे हैं जेंटलमैन, अभी हम मजदूरों की बात कर रहे हैं। सही है, सही है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, आप मैं नहीं कह रहा हूं, मजदूरों की बात हो रही है साहबान, नहीं कर रहा, लेकिन व्यवस्था का विरोध जरूर करेंगे। अरे मजदूरों की बात हो रही है बंसल साहब, मजदूरों की बात हो रही है। डॉक्टर आशीष मित्तल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं मजदूरों की बात भी कर रहा हूं बंसल साहब। अच्छा, डॉक्टर आशीष मित्तल की बात सुन लेते हैं जी। कोरोना के सवाल पर जो सबसे बड़ी राजनीतिक कमी सामने आ रही है वो ये है कि लॉकडाउन की तिथि को इस उम्मीद के साथ बढ़ाया जा रहा है कि ये वायरस का प्रसार रुक जाएगा। ये वायरस, मैं बता दूं टेक्निकल तौर पर, ये वायरस का प्रसार नहीं रुकेगा क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुनता है, ये वायरस है। और इसके टालने के प्रक्रिया में जो उम्मीदें बांधी जा रही हैं, सरकार को और बेहतर खोलने की मुकम्मल योजना बनानी चाहिए जिसमें मजदूरों को, दुकानदारों को, किसानों को काम मिल सके, गांव का विकास हो सके, उससे देश की समस्या हल होगी। ये राजनीति शुरू हुई शुरू से ही, जब पहले मूल्यांकन किया गया कि 1 दिन से काम चल जाएगा, फिर 2 राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए कर दिया गया। तो राजनीतिक दल राजनीति करते हैं राजेंद्र जी, उनको करने दीजिए, लेकिन देश के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो पीछे दरवाजे में पीछे बैठे हुए हैं, उनको आगे आके बोलना चाहिए कि ये वायरस को कैसे रोका जाएगा। ये एक मेडिकली सेंसिटिव क्वेश्चन है और मेडिकल सर्विसेज का जो बुरा हाल देश के अंदर है, 85% मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में है, 85% डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो घरों में बंद पड़े हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति देश के लिए नहीं हो सकती कि देश की जनता को स्वास्थ्य की जरूरत है और डॉक्टर घर बैठे हुए हैं। इतना डर फैला दिया गया पूरे समाज के अंदर कि देश आंसू आ जाता है निकल के अगर लोगों के दुख को देखा जाए। इतना बुरा हाल हो गया है। इसके बारे में किसी को बागडोर संभालकर टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करके योजना बनानी चाहिए। इस तरह से देश पूरा बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अब वाजपेयी साहब, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीति एक तरफ, एक बंसल साहब, अच्छा अपनी बात जी, ठीक है बंसल साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए बहुत जल्दी से। ठीक राजेंद्र जी, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सुझाव भी दे रहा हूं और मैं इनको सतर्क भी कर रहा हूं। और हम ये चाहते हैं
कि जो काम हो जमीनी स्तर पे हो। 18 करोड़ को खाना दे दिया, वो बात गले में उतरती नहीं है। और आप चाहे जो भी के मनरेगा का जो मजाक उड़ाया गया था बाद में शासन में आने का मोदी जी ने, आज उसी मनरेगा से काम हो रहा है, ये जो हमारी दी हुई ठीक है, लेकिन ये बात दूसरी है, उसमें भी आप काम नहीं दे रहे हैं। आप क्रेडिट ले लीजिए, नहीं मिल रहा है, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन हल बताइए। अरे महाराज क्रेडिट लीजिए, बेलदार बैठा हुआ, क्रेडिट लीजिए, लेकिन हल बताइए। वाजपेयी साहब जो ये बात मित्तल साहब ने जो बात कही, ये बात आपको सही लगती है? आप काम देने के लिए योजना तो बनाएंगे। समय बहुत कम है। हाँ बिल्कुल ठीक है बंसल साहब, समय कम है। वाजपेयी साहब की बात सुन लेते हैं, एक अंडरलाइन करने वाला कंक्लूजन दीजिए वाजपेयी साहब जी। मित्तल साहब ने जो बात कही है जी, मित्तल साहब ने जो बात कही है, मित्तल साहब को जो चीजें अपने पास से दिख रही हैं उस पर वो अपनी राय दे रहे हैं। हर व्यक्ति को जो सिनेरियो दिखता है उसके आधार पर वो अपनी राय कायम करता है। भारत की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिना टेक्निकल एक्सपर्ट के क्या बैठे बैठे मुख्यमंत्री को तमाम योजनाओं का सपना आता है? एक पूरी टेक्निकल टीम लगी हुई है, 11 लोगों का एक कमेटी बनी है, 11 कोर टीमें बनी है, पर डे उनके पीछे एक्सपर्ट्स हैं, डेली की फीडबैक होती है, डेली की फीडबैक के आधार पर आगे की स्कीमें बन रही, उसी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री बैठ के अपने मन से बना देता है? पीछे फीडबैक आता है। ठीक नहीं वाजपेयी साहब, ये बात तो मैं आपकी मानता हूं, उसी के आधार पे ये बात मुझे इतना ही समय था जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतना मैं मानता हूं कि ये कोई निर्णय अकेले कोई शासन के शीर्ष पर बैठ के नहीं ले सकता। ये तो तय है कि तमाम जो मशवरे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय है, उनको कंसिडर किया जाता होगा, लेकिन सुधार गुंजाइश हमेशा रहती है, और वो गुंजाइश अगर है तो सुधार होते रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप सभी का बहुत धन्यवाद राजनीति देखने के लिए।